बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। हरियाणा विशेष का शुरुआत करते हैं। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज हो गया है। वही बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ किया। वही उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली समेत कई लोग मौजूद रहे। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ पहुंचे हुए थे। बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ने सूरजकुंड मेले में पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पगड़ी पहनाकर उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेले का उद्घाटन किया। आपको बता दें, मेले के शुभारंभ के मौके पर कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आपको जानकारी दे दें कि इस बार पूर्वोत्तर से 8 राज्यों में मेले का थीम स्टेट बनाया गया है। वही मेला परिसर के मुख्य चौपाल के पीछे संघाई सहयोग संगठन से जुड़े देशों के हस्तशिल्पों के लिए अलग जोन तैयार किया गया है। इसमें ईरान, रूस और 3 ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और कालिगिस्तान हस्तशिल्प शामिल है। वही सूरजकुंड मेला आपको बता दें, रोज सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक चलेगा और ये 19 फरवरी तक मेला चलेगा। आज से 33 साल पहले I had the occasion to be here more than 3 decades ago. सूरजकुंड मेले की शुरुआत थी। As member of the 9th Lok Sabha, I was member of the Union Government. अब सही मायने में सूरजकुंड मेला इंटरनेशनल हो गया है। It is an honor to inaugurate the 36th edition of the magnificent सूरजकुंड मेला, जो मैंने देखा है कल्चरल इवेंट, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है। क्या सिंक्रोनाइजेशन था डाइवर्स कल्चर्स का, रिदम का। एवरीवन वाज स्पेलबाउंड। It truly reflects culture of this country and synthesis of the global culture. अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूरजकुंड मेले के छाप आज भी पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। वहीं पूर्वोत्तर के सभी राज्य मेलों में शामिल है। यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से तनाव दूर होता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेले में कलाकारों की बहुत सारी भूमिका रही, जिसे मुख्यमंत्री ने सहारा भी है। हर वर्ष ये मेला होता है। जैसा बताया गया कि 1987 से मेला शुरू हुआ था। बीच में एक वर्ष छोड़ करके लगातार हर वर्ष ये मेला 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पहले होता था। लेकिन कुछ वर्ष पहले हमने विचार किया कि इसमें जो वीकेंड्स हैं वो प्राय 2 बार ही आते हैं, लेकिन शनिवार रविवार वीकेंड्स के ऊपर उपस्थिति बहुत अच्छी होती है। तो इन तिथियों का चयन इस ढंग से किया जाने लगा कि इसमें 3 वीकेंड्स आते हैं। तो इसलिए आज ये 3 तारीख को शुरू हुआ है। 19 फरवरी तक ये मेला अपना ये चलेगा। इस मेले में हर वर्ष की भांति एक सहभागी राष्ट्र होता है और एक थीम स्टेट इस नाते से भी परंपरा है। लेकिन इस बार सौभाग्य की बात है कि सहभागी राष्ट्र के नाते से इस बार शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 20 देशों की भागीदारी है, और ऐसे ही थीम स्टेट के नाते उत्तर पूर्व के जो सभी प्रदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये सब शामिल हैं। हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का एक जो विचार है वो सबको यहाँ प्रदर्शित होता है। और जब देश के अन्य अन्य प्रांतों की सांस्कृतिक कला
और उसका प्रदर्शन होता है तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके हमको दर्शन होते हैं। हमारे देश की विभिन्न बोलियां, भाषाएं, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस प्रकार का यह मेला है। और ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि मेले में क्या कुछ खास रहा, सुरक्षा को लेकर मेले में क्या कुछ इंतजाम किए गए। तो आइए आपको जानकारी देते हैं कि मेले में क्या कुछ खास देखने को मिला। बता दें 1987 में मेले की शुरुआत की गई थी, तो मेले में क्या कुछ खास था, मेले की शुरुआत कब हुई थी, और आपको बता दें ये 36वां अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला था। और आपको बता दें इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुभारंभ किया है। और वही 19 फरवरी तक ये हस्तशिल्प मेला चलेगा। आपको बता दें 19 फरवरी तक ये मेला चलेगा। वही संघाई सहयोग संगठन के सभी देश शामिल हुए हैं इस मेले में। वही थीम जो है वो आपको बता दें, और वही बता दें सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, तो 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, सुरक्षा के इंतजाम भी थे। आपको बता दें वही 400 से ज्यादा ट्रैफिक होम गार्ड की भी तैनाती की गई थी। तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ मेले में था, वही 250, तो आपको बता दें ये तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। वही सुरक्षा की निगरानी के लिए 30 नाके भी लगाए गए हैं। और वही आपको बता दें 350 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे मेले में निगरानी रखी जा रही है। तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। भाई ड्रोन कैमरे से मेले पर भी नजर रखी जा रही है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात है। और आपको बता दें 19 फरवरी तक ये मेला चलने वाला है। अब आपको ये बता दें कि मेले का मकसद क्या था, तो भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाया गया है। वही हस्तशिल्प में कला भी प्रदर्शित की गई है। तमाम कलाकार जो है उन्होंने भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। वही भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार भी इस मेले में हुआ है। और वही बता दें शिल्पकारों को मेला के प्रदर्शन में करने का मौका मिला है। तमाम जो लोग हैं उन्हें इस मेले में प्रदर्शन करने का मौका मिला है। तो मेले का मकसद क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा भी देना मेले का मकसद है। और ये मेला आपको जानकारी देते 19 फरवरी तक चलेगा। आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर में राज्य स्तरीय गुरु रविदास जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में महापुरुषों का सम्मान हो रहा है। उन्होंने घोषणा की है कि फतेहाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम संत रविदास कॉलेज होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संतों की शिक्षा से समाज की कुरीतियां दूर करेंगे। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि 3 महीने में अनुसूचित जाति के लिए कोटा तय करेंगे। हमारे संत महापुरुष जो हैं उनकी शिक्षा, इस पर समाज चले, तो मैंने एक नई योजना बनाई, संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना। और उसके अंतर्गत जितने संत महापुरुष हैं, गुरु रविदास जी, इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी, भक्त कबीर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी, तो कितने ही संतों के हमने जयंतियों के कार्यक्रम ये किए हैं। और इसका हेतु एकमात्र ये है कि यदि हम इनकी शिक्षाओं पर अपना चलना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। ये प्रदेश में अपने समाज के जो महापुरुष हैं उनके नाम से कुछ यूनिवर्सिटी शेयर बनाती हैं, अर्थात उनकी शिक्षाएं जो है, उनके जो विचार हैं, उसके ऊपर कुछ काम करके अपने समाज का उत्थान कैसे हो, भला कैसे हो, इसके ऊपर कुछ किताब लिखते हैं, कोई संशोधन करते हैं, कोई उसके सेमिनार करते हैं। तो आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से जो हमारे CDLU चौधरी देवीलाल जी की यूनिवर्सिटी सिरसा में है, उसमें एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि 5 साल में एक अध्ययन करके और समाज का भला कैसे किया जा सकता है, उनके विचारों का प्रचार प्रसार सारे प्रदेश में भी हो, देश में भी उनके विचार जाएं, तो इसके लिए एक चेयर स्थापित की जाएगी। उद्योगों में अनुसूचित जाति कैसे आगे आए, इसके लिए वैसे तो डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया है, अपने समाज के कुछ लोगों ने बनाया है, उसकी इकाई अभी हरियाणा में नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इकाई मैं कहूंगा समाज के लोगों को हरियाणा में भी स्थापित करें, और हम कैसे अपना उद्योग, अपना व्यापार, इसमें लोग जा सकते हैं। मित्रों, भाई बहनों, एक विषय आया कि किसी संस्थान का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा जाए, तो हमने कल से
ध्यान दौड़ाया है कि कौन कौन से संस्थान ऐसे जिनके नाम नहीं रखे गए हैं। कोई बड़ा संस्थान जिसका नाम हम गुरु रविदास जी के नाम से रखें, तो मैं आज घोषणा करता हूं। और उस घोषणा से पहले मैंने उस इलाके के विधायक, सांसद सबसे बात भी कर ली है। अभी जो फतेहाबाद जिले में टोहाना विधानसभा रतिया के भी पास लगता रसूलपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु रविदास जी मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। ये मैं आज घोषणा करता हूं। हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक निर्णय किया था और मैंने उसकी घोषणा पहले कर भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम भी अपने प्रदेश में आरक्षण में पदोन्नति देंगे। लेकिन कुछ बातें उन्होंने अधूरी छोड़ी थी और उसके बाद हाईकोर्ट में वो केस गया है। अब हाईकोर्ट ने भी निर्णय कर दिया है और हमने अपने एजी साहब से पूछ लिया है कि हम अनुसूचित जाति के लिए एक कोटा अपना तय कर सकते हैं कि इस कोटे के हिसाब से हम पदोन्नति आरक्षण में भी देंगे। तो ये अगले 3 महीने में इसको हम पूरा कर देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं। कुछ बातें ऐसी हैं, हमारे जो विपक्षी दल हैं, खास करके कांग्रेस की मैं बात करूंगा, ये लोग, हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कितने तरह की मुहिम चलाई है। उस मुहिम को चलाते हुए ताकि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैंने घोषणा की है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, इस घोषणा के साथ आगे बढ़ाओ मित्रों में। चाहे वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, चाहे दुनिया भर के हमने सारे पोर्टल बनाए हैं और ये क्या कहते हैं, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को समाप्त कर देंगे, हम आएंगे तो ये जितने भी पोर्टल हैं इनको हम समाप्त कर देंगे। अरे इतना पारदर्शी तरीके से हमने काम किए हैं, अब कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। गुरु रविदास जी के नाम से एक घोषणा पिपली के पास कहीं एक विशाल स्मारक बनाया जाए, वो घोषणा लागू करने के लिए हमने जमीन वहां से लेने की कोशिश की थी। पहले मिल नहीं पाई थी कहीं उचित जगह पर जमीन, अब वो जमीन की पहचान हो गई है। अगले इस वर्ष के अंदर उस जमीन पर और गुरु रविदास जी के नाम से एक बड़ा स्मारक वहां बनाया जाएगा। छात्रावास भी होगा, कॉलेज स्कूल भी होगा। तो उस नाते से गुरु रविदास जी के नाम पर पिपली के पास जो स्थान हमने तय किया है, उस पर अगले वर्ष में यह स्मारक बनाया जाएगा। गुरुग्राम में रविदास जयंती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी शिरकत किया। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संत रविदास से प्रेरणा स्रोत भी माना जाता है। ओपी धनखड़ ने कहा कि संत रविदास की सोच ने समाज को बदला है और इसे लेकर सरकार की ओर से जयंती मनाया जाना बहुत सकारात्मक कदम है। देखिए, आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का उत्सव है। वैसे तो 5 फरवरी को है, उस दिन तो पूरा हरियाणा बस्ती बस्ती में मनाएगा। हमने इसलिए कार्यक्रम 2 दिन पहले रखा, 3 स्थानों पर रखा। आज नरवाना, यमुनानगर, गुड़गांव में जयंती मनाई गई है और हजारों की संख्या में लोग इन तीनों कार्यक्रमों में सहभागी हुए हैं। संत रविदास जी की वाणी घर घर तक पहुँचे। उन्होंने जीवन में सुखी रहने का जो मंत्र दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो सब चंगा, तो इसलिए मन को कैसे साधना, इसका मंत्र उन्होंने दिया। और उन्होंने जो इंसानियत का जो सबक मानवता को दिया है, वो हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। हम संतों के रास्ते पर आगे बढ़ें। ये जो भारतीय संस्कृति है, इसमें मुख्य धाराएं सनातन और संत मत है, और सनातन के जो सबसे मुख्य आधार है वो रामायण ग्रंथ है, और जिसके प्राथमिक रचयिता वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि है। और संत मत में सबसे बड़े संत रविदास जी और संत कबीर जी हैं। इन दोनों धाराओं पर भारत चलता है, इसलिए कृतज्ञ हैं हम इन संतों के, इनकी वाणी के, जो लगातार मार्गदर्शन करती रहती है। यमुनानगर में राज्य स्तरीय गुरु रविदास जयंती कार्यक्रम को लेकर कुरुक्षेत्र सांसद नयाब सिंह सैनी ने रादौर में जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों के जत्थे को रवाना किया। इस दौरान सांसद नयाब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से संत महापुरुषों की वाणी को समर्थ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश स्तर पर हर संत महापुरुष की जयंती मनाकर उनके बताए रास्तों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है।
है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही, वहीं झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही, देश को तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैंने कहा है कि जो भारत जोड़ो की वो बात करते हैं, भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है और वो लोगों को गुमराह करने का, लोगों के अंदर झूठ का सहारा लेकर के देश को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, परंतु उनके पास कोई तथ्य नहीं होता है और वो झूठ का सहारा लेकर के काम करती है। पीछे भी लगातार कांग्रेस, क्योंकि 55 वर्षों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही और झूठ का पुलिंदा था, परंतु गरीबी नहीं हटी, गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला गया। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक्चुअल में काम किया है। और खबर अंबाला से। अंबाला में सूर्य नमस्कार अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया। वहीं इस दौरान अंबाला कैंट के वॉर हीरोज स्टेडियम में 5000 स्कूली छात्रों ने आईटीबीपी और पुलिस के जवानों के साथ समाज सेवी संस्थानों ने सूर्य नमस्कार किया। वहीं इस दौरान अनिल विज ने कार्यक्रम में शिरकत करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सूर्य नमस्कार और योग हमको बीमारियों से दूर रखता है। सरकार ने हरियाणा योग आयोग का गठन इसीलिए किया ताकि योग से गांव-गांव तक योग को पहुंचाया जा सके। योग को अब खेलों में भी शामिल किया जा रहा है। योग से राष्ट्र को मजबूत बनाने की सोच है। वहीं विज ने कहा कि सरकार आयुर्वेद पद्धति को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि एमबीबीएस की पढ़ाई 5 साल में 4 साल एलोपैथी और 1 साल आयुर्वेद की पढ़ाई करवाई जाए। जिस ढंग से योग आयोग तैयारियां कर रहा है और इन्होंने आजादी के 75वें वर्ष में जो 75 लाख योग करने का इन्होंने निर्णय लिया। इन्होंने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन से, वो विवेकानंद जिसने कहा था उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करते। हम तो एक काम और करने जा रहे हैं। कहीं किसी से लड़ना पड़ेगा तो लड़ लेंगे। हम चाहते हैं कि एमबीबीएस का 5 साल का कोर्स है ना, 4 साल एलोपैथिक पढ़ाओ, 1 साल आयुर्वेदिक पढ़ाओ। इसके लिए मैंने टीम्स बना दी है वो कोर्स तैयार करने के लिए, क्योंकि हम अपनी जो हमारी प्राचीन विधा है हम उसका भी भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं। कांग्रेस ने मिशन 2024 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वहीं विधायक बिशन लाल सैनी ने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा था, वहीं अब कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को भी पूरा समर्थन लोगों का मिल रहा है। जैसे राहुल गांधी ने यात्रा निकाली वैसी यात्रा तो नहीं है, लेकिन हम अपने साथियों को लेकर के हर एक गांव के अंदर जाएंगे, हर एक गली में, एक मोहल्ले में, हर एक घर में, और सबको वहाँ अपना पंपलेट, जो हमारा काम है, जो हम एजेंडा हमारा रहेगा आगे, या हम जो चुनाव आएगा उसके अंदर जो हम अपना लिखेंगे कि हम क्या करवाएंगे, वो घर घर तक पहुँचाएंगे कागज, वो प्रोग्राम। और उसके मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहेंगे? जैसे कि बेरोजगार हैं, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। जो बेरोजगार साथी होगा उसका वायदा करेंगे रोजगार देने का, और उसको कहेंगे विमलात। जिन लोगों के बीपीएल के कार्ड कट गए उनके बीपीएल के कार्ड बनाएंगे और उनको कहेंगे विमलावात।
करनाल में माइनिंग माफियाओं को पुलिस प्रशासन का जरा सा भी डर नहीं है। अवैध माइनिंग रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम दावे एक बार फिर से पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल नूह में माइनिंग माफिया द्वारा डीएसपी की हत्या के बाद एक बार फिर से माइनिंग माफिया ने करनाल में डीएसपी को कुचलने की कोशिश की। दरअसल करनाल में यमुना क्षेत्र में अवैध माइनिंग का खुलासा होने के बाद एसडीएम और डीएसपी की अगुवाई में अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान मौके पर पहुंचे डीएसपी मनोज कुमार को कुचलने का भी प्रयास किया गया। पुलिस ने खनन में शामिल कई वाहनों को जब्त कर लिया है। साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। और जेलों में कैदियों के जीवन सुधार और स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर उचित कदम उठाए जाते हैं और इसी कड़ी में अब रोहतक जेल में कैदी अब बारिश का शुद्ध पानी पिएंगे। जेल प्रशासन की ओर से सुनारिया जेल में बारिश के पानी को जमा करके उसे पीने के लायक बनाया जा रहा है। वही टैंकों का निर्माण कार्य चल रहा है। सुनारिया जेल के रोहतक में उप अधीक्षक साजिद खान ने बताया कि सरकार की ओर से जेलों में रेन और हार्वेस्टिंग सिस्टम योजना लाई गई है। इससे बारिश के पानी का प्रयोग किया जा सकेगा। उन्होंने पानी की शुद्धता को लेकर बारिश का पानी शुद्ध होता है बजाय आरओ के पानी से। सुनारिया जेल में 1.25 लीटर की क्षमता के 5 टैंकों का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 2 टैंकों का निर्माण कार्य अभी भी चालू है। आपको बता दें, कार्य अभी भी चालू है और बाकी टैंकों का कार्य जो है जल्द ही शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देश की सबसे बड़ी डेयरी अमूल ने चाय की चुस्की लेने वालों को झटका दे दिया है। अमूल ने दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इससे पहले अमूल गोल्ड 1 लीटर 63 रुपए में मिलता था, जो कि अब बढ़ाकर 66 रुपए कर दिया गया है। अब अमूल ताजा आधा लीटर दूध जो है 27 रुपए में आपको मिलेगा, जबकि 1 लीटर का पैकेट जो है वो आपको 54 रुपए देने होंगे। वही अमूल गाय का दूध आपको 56 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। आधे लीटर की कीमत भी आपको बता दें 28 रुपए आपको चुकाना होगा। वही भैंस का दूध जो है आपको अब 70 रुपए में मिलेगा। अमूल ने इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी अमूल ने अपने दूध के कीमतों में बढ़ोतरी की थी। वही अक्टूबर से पहले महीने में भी कंपनी ने गुजरात समेत पूरे भारत में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। तो ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखाते हैं कि अमूल ने दूध के दाम कब कब और कितने बढ़ाए हैं। तो आइए आपको जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि तारीख 22 मार्च को आपको बता दें 2 रुपए बढ़ाया गया था। अमूल गोल्ड तब 60 रुपए में मिलता था। वही अगस्त में 1 रुपए बढ़ाया गया था, तब अमूल गोल्ड जो है वो आपको 61 रुपए में मिलता था। वही अक्टूबर में आपको बता दें 22 अक्टूबर को 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। तो देखिए 2022 में भी अमूल ने अपने दूध के दामों में बढ़ोतरी की थी। अक्टूबर के में आपको बता दें 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। तब जो अमूल गोल्ड है वो आपको 63 रुपए चुकाना होता था। वही फरवरी 2023 अभी की अगर बात करें तो अभी जो हाल ही में जो बढ़ोतरी हुई है वो 3 रुपए की हुई है। इसके लिए अब आपको 66 रुपए चुकाने होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।